वेलकम बैक टू मेटा गुरु। मैं मधु, केमिस्ट्री फैकल्टी। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पर एक्सप्लोर करने वाले। तो सबसे पहला, केमिकल बॉन्ड आखिर होता क्या है? तो स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि हमारा जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है वो केमिकल बॉन्ड से ही फॉर्म्ड है। अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन गैस जो हम लोग इनहेल करते हैं, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो एक्सहेल करते हैं, या फिर कोई भी मेटल्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर प्लास्टिक, इन सब में है केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड है क्या? तो ये बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल्स के बीच होता है। तो आज के क्लास में हम लोग तीन टाइप के केमिकल बॉन्ड पर एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहला है आयनिक बॉन्ड, उसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड, और लास्ट में डेटिव बॉन्ड जिसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स को हम लोग सिमुलेशन के थ्रू भी देखेंगे। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा केमिकल बॉन्डिंग। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग आखिर होता क्या है। तो हमारा पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है ना, वो केमिकल बॉन्ड से ही फॉर्म्ड है। या जो हम खाना भी खाते हैं उसमें भी केमिकल बॉन्ड है। जो हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन गैस, एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, उसमें भी केमिकल बॉन्ड है। जो हम प्लास्टिक, मेटल्स ये सब यूज़ कर रहे हैं उसमें भी केमिकल बॉन्ड ही है। आप बोलेंगे ये कैसे? तो इसको समझने के लिए हम लोग अपने डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल को कंसीडर करते हैं। लेट्स सपोज कॉमन सॉल्ट NaCl जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आप सबको पता है कि सोडियम क्लोराइड जो कॉमन सॉल्ट हम लोग यूज़ करते हैं वो दो एटम से मिलके बना है, दैट इज सोडियम एंड क्लोरीन गैस। अब अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ये भी दो एटम से ही मिलके बना है, दैट इज कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सोडियम और क्लोरीन ये दोनों अलग अलग एटम है, तो इन दोनों को क्या होल्ड करके रखा है आपस में ताकि ये कंपाउंड फॉर्म कर दिए, तो वो क्या होता है? और अगर हम लोग एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी ले रहे हैं, तो इसमें क्या कार्बन और ऑक्सीजन को क्या होल्ड करके रखा है? तो वो होल्ड करके रखता है अट्रैक्टिव फोर्स, और इसी अट्रैक्टिव फोर्स को बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि केमिकल बॉन्डिंग आखिर होता क्या है, तो अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन atoms or molecules, or we can say ions, in order to form chemical compound is called as chemical bonding. I hope ये क्लियर हो गया होगा कि केमिकल बॉन्डिंग आखिर होता क्या है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप सबको पता है कि हर एक चीज़ मीन्स अगर हम अपने आप को ही कंसिडर करें तो हम भी चाहते हैं लाइफ में स्टेबल होना। ठीक उसी तरह से एटम्स क्यों स्टेबल होना चाहते हैं और क्यों स्टेबल होके वो कंपाउंड फॉर्म करते हैं, आइए उसको समझते हैं। तो क्या आपको पता है कि हम लोग अपने पीरियोडिक टेबल में हमने देखा है कि हमारे पास 118 एलिमेंट है, बट उनमें से जो नोबल गैसेस है ना, जो 18 ग्रुप में आते हैं, वो सारे गैसेस स्टेबल हैं, मींस इनर्ट हैं। इसका मतलब कि वो जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं। इसका रीज़न क्या है कि उनके पास ऑक्टेट रूल है, या हीलियम की बात करें तो ड्यूप्लेट रूल है। तो बाकी जितने भी एटम्स हैं ना, वो भी चाहते हैं कि उनके पास भी आउटर मोस्ट में आइदर 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 8 हो जाए, अगर एक से ज़्यादा सेल है तो इसीलिए कोई भी एटम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, गेन करता है किसी और एटम के साथ, और एक बॉन्ड फॉर्म करता है। और बॉन्ड बेसिकली क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हाँ, और एटम के लिए स्टेबिलिटी का मतलब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना। और ये हो गया डेफिनेशन, जो आप लोग लिख लीजिएगा। खैर डेफिनेशन तो आता नहीं, बट समझने के लिए है। अब बॉन्डिंग कितने तरीके के होते हैं इनको समझना भी ज़रूरी है। तो देखिए, आपके सिलेबस में अभी 3 टाइप का ही बॉन्डिंग है, तो अभी मैं 3 टाइप के ही बॉन्डिंग को डिस्कस करूंगी। अगर आप लोग और टाइप के बॉन्डिंग जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट करेंगे, तो मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगी। बट अभी 10th ICSE के लिए 3 बॉन्ड और 10th CBSE के लिए भी ये 3 बॉन्ड जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो कौन कौन से बॉन्ड होते हैं? पहला है आयनिक बॉन्ड, दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा है
कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इन तीनों बॉन्ड को हम लोग एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले आते हैं आयनिक बॉन्ड। नाम से ही समझ में आ रहा है कि आयंस के बीच अगर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। इसको समझने के लिए आपको एग्जाम्पल लेना होगा मेटल और नॉन मेटल। और मैं एक और बात यहाँ पे बता दूं कि आयनिक बॉन्ड जो है वो किसके बीच फॉर्म होता है? हमेशा मेटल एंड नॉन मेटल्स के ही बीच में फॉर्म होता है। और ऐसा क्यों? तो आइए समझते हैं। तो क्या आपको पता है कि मेटल का टेंडेंसी क्या होता है? मेटल का टेंडेंसी होता है अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करने का। लेट्स सपोज अगर हम कंसीडर करें सोडियम, तो सोडियम के पास 11 एटॉमिक नंबर है। इट मीन्स 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वी कैन राइट 281। इसका मतलब सोडियम के पास आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है और सोडियम स्टेबल होने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज कर देगा। इसीलिए हम कहते हैं ना कि सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज। तो ये सारा केस सारे मेटल के साथ होगा। तो हम कह सकते हैं मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, है ना। और नॉन मेटल का क्या टेंडेंसी होता है? तो आइए इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज हम लोग क्लोरीन का एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, क्लोरीन है तो क्लोरीन एक नॉन मेटल है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 17 होता है। अब जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2, 8 एंड 7। इसका मतलब सोडियम जो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ये एक्सेप्ट कर सकता है ना। एक्सेप्ट करके फिर ये बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन एक एक्सेप्ट कर रहा है तो क्लोरीन के पास निगेटिव चार्ज आ जाएगा। मीन्स हम ये कह सकते हैं नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, है ना। टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए, अब Na क्या हुआ? ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया और क्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। तो इनके बीच क्या बन रहा है? इनके बीच होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपको पता है कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो इनके बीच जो बॉन्ड बन रहा है इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। द केमिकल बॉन्ड इन दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between cation and anion, and this is called as ionic bond, or you can say electrovalent bond. I hope ये clear हो गया होगा। अब देखिए, जैसे कि ये सोडियम है तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको पूरा का पूरा डोनेट कर दिया, तो इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और क्योंकि ये एक्सेप्ट किया तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। हाँ, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी के बारे में तो आप सबको पता होगा, दैट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी भी वही चीज है, बस ये बताता है कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई एटम अपना लूज कर रहा है। अगर हम एग्जांपल दें NaCl और हम पूछे कि इसमें सोडियम का क्या इलेक्ट्रोवैलेंसी है, तो आप क्या कहेंगे? दैट इज 1, है ना। अगर मैं बोलूं कि MgCl2 में मैग्नीशियम का क्या है इलेक्ट्रोवैलेंसी, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि मैग्नीशियम, ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। मैग्नीशियम के पास कितना होता है एटॉमिक नंबर? दैट इज 12। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 282। इट मीन्स मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मतलब मैग्नीशियम के पास +2 चार्ज हो जाएगा। यानी कि ये कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है? 2 डोनेट कर रहा है। इसीलिए हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम कितना होगा? 2। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से आप सबका बता देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट।
अब आते हैं कंडीशन, क्या क्या कंडीशंस रिक्वायरमेंट है फॉर आयनिक बॉन्ड टू फॉर्म। ठीक है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायरमेंट होगा, तो आपको पता है पहला रिक्वायरमेंट तो मेटल एंड नॉन मेटल। अब दूसरा रिक्वायरमेंट क्या होगा, लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, किसका, मेटल का। हमने ये कहाँ पढ़ा है, हमने पढ़ा है पीरियोडिक टेबल में, है ना। हम सबको पता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, ये तो आपने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है कि कितना एनर्जी हमको देना पड़ रहा है किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन का लॉस कराने में। ठीक है, तो आपको पता है मेटल्स का तो टेंडेंसी ही होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, तो उसको बहुत कम एनर्जी ही रिक्वायर्ड होगा अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करने का। तो हम कह सकते हैं ना कि मेटल्स शुड हैव लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और ये होता भी है। अब नेक्स्ट, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होना चाहिए, किसका, नॉन मेटल्स का। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, है ना, और ये किसका होता है, ऑब्वियसली नॉन मेटल का ही होता है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होता है, दैट्स वाई। अब नेक्स्ट, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। आपको पता है मेटल्स जितने होते हैं उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होता है और नॉन मेटल्स का ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि नॉन मेटल्स है, अगर सेम पीरियड की बात करें, लेट सपोज अगर सेकेंड पीरियड की बात करें, तो अगर हम फ्लोरीन और लिथियम में बात करें, तो आपको पता है कि सेम पीरियड का है, मतलब नंबर ऑफ सेल्स तो सेम है, बट यहाँ पे क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये साइज में छोटा होगा, और साइज में छोटा है तो इसके पास जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा उसको ये जल्दी अट्रैक्ट करेगा अपने पास, है ना। और हम ये भी कहते हैं कि फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द पीरियोडिक टेबल, है ना। तो ये हो गया, क्योंकि मेटल का कम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नॉन मेटल का ज़्यादा होता है, तो इसीलिए अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा तब अच्छा आयनिक कंपाउंड बनेगा। नेक्स्ट है हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये भी कॉमन हो गया कि मेटल का कम होता है और नॉन मेटल का ज़्यादा होता है। तो ये सारे हो गए कंडीशंस किसके लिए, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट, हाँ, फैक्टर्स कंट्रोलिंग दी स्ट्रेंथ। अब बहुत सारे आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं, लेकिन कौन सा बहुत स्टेबल आयनिक कंपाउंड होगा, कौन सा वीक होगा, तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर बहुत ही ज़्यादा है, तो अगर हम लोग कंसिडर करें, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें से बताइए कि कौन सा आयनिक कंपाउंड सबसे स्टेबल होगा, तो इसमें हमको ढूंढना पड़ेगा कौन सा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और कौन सबसे अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, तभी ना वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करेगा और एक स्टेबल आयनिक कंपाउंड बनेगा। तो चलिए, तो सबसे पहले आपको पता है कि ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, इन सब का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा है, क्योंकि इनके पास आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हम ग्रुप 1 में से ही पूछे कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी किसका है, तो किसका होगा, सीजियम का होगा। क्यों, क्योंकि इसका एटॉमिक साइज बड़ा है, मीन्स नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन ईजिली वहाँ से रिलीज हो जाएगा, है ना। तो हम कहेंगे सीजियम, ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अब हम पूछे कि कौन सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो आप सबको पता है फ्लोरीन, क्योंकि ये साइज में भी छोटा है बहुत। तो हम कहेंगे कि इनके बीच जो बॉन्ड बन रहा है ये मोस्ट स्टेबल आयनिक कंपाउंड होगा। ये था बस। तो फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे कि मोर, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा तो उतना स्टेबल बनेगा, उतना स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग बनेगा आयनिक कंपाउंड, और दूसरा डिफरेंस इन एटॉमिक साइज। नेक्स्ट, अब वाई आयनिक कंपाउंड आर स्टेबल, तो इसका रीज़न बस यही है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीन्स पॉजिटिव और निगेटिव के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि आयनिक बॉन्ड जो होता है वो बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, चलिए जैसे हम लोग MgCl2 कंसिडर करते हैं, MgCl2। तो यहाँ पे मैग्नीशियम का आप सबको पता है एटॉमिक नंबर 12 है, दैट इज 282। मतलब मैग्नीशियम के पास आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है।
अब बात करें क्लोरीन का, तो क्लोरीन का भी पता है कि इसके पास आउटर मोस्ट में कितने हैं, 7 है। तो देखिए 2 क्लोरीन, दोनों के पास आउटर मोस्ट में 7 है। तो क्या करेगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दिया और एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो ये बन गया ना MgCl2, और इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, 2+। तो इस तरह से बॉन्ड फॉर्म हुआ, दैट इज MgCl2। इसी तरह से हम किसी का भी बना सकते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड का बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो कैल्शियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 20 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2882। अब बात करें ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 2 and 6। ठीक है, अब चलिए कैल्शियम का हम लोग आउटर मोस्ट में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ये हम लोग आगे भी सीखेंगे, मैं आपको बता दूं। तो कैल्शियम, क्योंकि देखिए इसके पास आउटर मोस्ट में 2 है, अब कैल्शियम को स्टेबल होने के लिए इसको अपना दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़ेगा, और ऑक्सीजन के पास भी 6 है, तो इसको भी स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को डोनेट कर दिया, यानी कि यहाँ पे 2+ चार्ज। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अब आपको ड्रॉ करना है, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर इतना नहीं पूछा जाता, ठीक है, ज़्यादातर पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये सब का। तो चलिए हम एक सॉल्व करते हैं, बाकी आप खुद से ही सॉल्व करेंगे। लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं NaCl का, ठीक है। तो चलिए सोडियम, एटॉमिक नंबर इसका कितना है, 11 है, और क्लोरीन का 17 है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको पता है कि जो आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो हमको 2 एटम लिखना पड़ेगा और दोनों का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दिखाना होगा, और 2 अलग अलग एटम है ना, तो अलग अलग सिंबल से हम दिखाते हैं, और फिर डोनेट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, या फिर शेयरिंग तो कोवेलेंट में आएगा, वो बाद में बात करेंगे, बट ठीक है। अभी देखते हैं, इसका हो जाएगा 281 और क्लोरीन का 287। अब चलिए सोडियम लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्लोरीन। अब सोडियम के पास आउटर मोस्ट में 1 है, तो इसको लेट सपोज क्रॉस से डिनोट कर दिए, और क्लोरीन के पास 7 है, तो इसको हम लोग डॉट से कर दिए। अब सोडियम को स्टेबल होने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा, और क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होना पड़ेगा। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया, है ना। तो यहाँ पे हो गया NaCl मीन्स Na+ एंड Cl-। ठीक है, तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आई होप ये क्लियर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, एक और ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज मैग्नीशियम क्लोराइड का, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए आपका। थर्ड है MgCl2। तो मैग्नीशियम का कितना होता है, 282, एंड क्लोरीन का हो जाएगा 287। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया मैग्नीशियम, 2 क्लोरीन है, तो इसके पास आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास है 7। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो हम कह सकते हैं मैग्नीशियम 2+, और 2 क्लोरीन है ना, 2Cl-। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब आते हैं नेक्स्ट। हाँ,
अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है आयनिक कंपाउंड का। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इसका फिजिकल स्टेट कैसा होता है, तो ये मेनली सॉलिड होता है। क्यों सॉलिड होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी आयनिक कंपाउंड है उसमें आयंस के बीच बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसका मतलब पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड रहेंगे, है ना। और आपको ये भी पता है कि सॉलिड में जो भी पार्टिकल्स होते हैं ना वो क्लोजली पैक्ड होते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड और एज कंपेयर टू गैसेस, है ना। सॉलिड में बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, अगर लिक्विड की बात करें तो थोड़े दूर दूर पे होते हैं पार्टिकल्स, और गैसियस स्टेट में तो बहुत ही ज़्यादा दूर दूर पे होते हैं। तो ये बात है। तो फिजिकल स्टेट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मीन्स इसको पिघलाने के लिए, मीन्स इसके पार्टिकल्स को दूर करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए हम कहेंगे कि आयनिक कंपाउंड बिकॉज इट हैज़ वेरी हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो इट नीड्स वेरी हाई टेम्परेचर एंड मेल्टिंग पॉइंट इसको ज़्यादा देना पड़ेगा, है ना। इसलिए हम कहेंगे कि आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब नेक्स्ट है इसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में। थर्ड है सॉल्युबिलिटी। तो देखिए आयनिक कंपाउंड जितने होते हैं ना वो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है, तो ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वाटर जो है ना उसमें भी आयंस होते हैं। वाटर में आयंस कैसे होते हैं, आइए पहले उसको समझते हैं। तो वाटर में आयंस को समझने के लिए आपको पहले वाटर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो वाटर में क्या होता है, 2 एटम ऑक्सीजन का और 1 एटम ऑक्सीजन का, सॉरी 2 एटम हाइड्रोजन और 1 एटम ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, ऑब्वियसली 6 है। अब 2 हाइड्रोजन एटम है तो, और हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 है। तो ये बेसिकली यहाँ पे शेयरिंग होता है, ये हम लोग सीखेंगे आगे कोवेलेंट बॉन्ड में। बस अभी इतना सोचिए कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। हमने ऑर्डर भी पढ़ा है ना, फोन सबसे हाईएस्ट, फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, उसके बाद और सारे एलिमेंट्स हैं। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन, जो ये बॉन्ड बना है 2 इलेक्ट्रॉन से, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, मतलब इसके पास आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, बस ये रीज़न है। और क्योंकि इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया तो इस पर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आयंस बन गया ना, पॉजिटिव नेगेटिव। तो वाटर में क्या है, आयंस है। तो इसीलिए जब भी कोई आयनिक कंपाउंड्स अगर हम डालेंगे इसमें, लाइक NaCl, तो ये इसमें सॉल्युबल हो जाएगा। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो कटायन वाला पार्ट इसको भी सराउंड कर लेगा और अनायन वाला पार्ट भी सराउंड कर लेगा, है ना। इसलिए हम कहते हैं कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं ये वाटर में सॉल्युबल है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल नहीं होते हैं। पर ऐसा क्यों, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं, लेट्स सपोज बेंजीन की बात करें, बेंजीन किससे बना हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन से। और कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर ही होता है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा ज़्यादा, तो यहाँ पे कोई पोलैरिटी नहीं डेवलप्ड होगी, मींस पॉजिटिव नेगेटिव पोल नहीं आएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं। अब आते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आते हैं, बात करते हैं डेंसिटी की। आयनिक कंपाउंड का जो डेंसिटी होता है वो हायर होता है देन वाटर। ऐसा क्यों, तो सबसे पहले डेंसिटी आखिर होता क्या है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू
मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम कंसीडर करें ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम जो है वो बराबर है, ठीक है, और इस कंटेनर में हमने रखा है NaCl और इसमें वाटर। तो देखिए वॉल्यूम दोनों का बराबर है, तो अब हमको देखना है जिसका मास ज़्यादा होगा उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो मैंने बताया कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मींस मॉलिक्यूल्स जो है वो जो आयंस है वो क्लोजली पैक्ड होंगे। तो यानी कि इसी छोटे ही जगह में बहुत सारे आयंस हो जाएंगे, है ना, तो बहुत सारे एटम्स एक साथ हो जाएंगे। तो इन सब का आपको पता है हर एक एटम का मास होता है, तो क्लोजली पैक्ड है तो इसका मास ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन वाटर है तो ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है ना, इसके बीच इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है नहीं, तो दूर दूर रहता है, तो इतना ही कम जगह में कम H2O मॉलिक्यूल होंगे, यानी कि मास ऑब्वियसली कम होगा। तो क्योंकि मास NaCl का ज़्यादा होगा सेम वॉल्यूम पे, तो हम कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इज जनरली हायर देन वाटर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है ना कि ठीक है आयनिक कंपाउंड्स जितने उसमें आयंस होते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन है कि वाई सॉलिड NaCl डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड अगर हम फॉर्म लेते हैं NaCl ना, जो हम लोग कॉमन सॉल्ट यूज़ करते हैं, उसमें अगर इलेक्ट्रोड लगाएंगे और कनेक्ट करेंगे बैटरी और बल्ब से, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी तो आयंस है ना NaCl में, Na+Cl-, तो ऐसा क्यों? लेकिन अगर हम लोग इसी को अगर वाटर में डिसॉल्व कर दिए, अब अगर इलेक्ट्रोड डालेंगे तो बल्ब ग्लो करेगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए है कि सॉलिड फॉर्म में NaCl के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे आयंस फ्रीली मूव नहीं करेंगे। बट एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो जाता है कि आयंस दूर दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि Na+ को ऑक्सीजन सराउंड कर लेता है और Cl- को वाटर का हाइड्रोजन सराउंड कर लेता है, तो आयंस अलग अलग हो गए ना, तो ये कंडक्टिविटी में हेल्प करते हैं। तो बस यही रीज़न है। तो ये प्रॉपर्टी भी वही है कि फ्यूज्ड स्टेट या एक्वस स्टेट में गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं होता है। आई होप इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं ना, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है? तो रेडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए आपको समझना होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो इसको समझिए। लेट सपोज आयरन का एक रॉड है, तो उसका कलर क्या होता है? ग्रे कलर होता है। लेकिन जब इसको ऑक्सीजन मिलता है या मॉइस्चर मिलता है, तो आयरन जो है वो रिएक्ट करता है मॉइस्चर, वाटर, एसिड से, और क्या बनाता है? आयरन का ऑक्साइड बन जाता है ना, मतलब आयरन ऑक्सीडाइज्ड हो गया। या फिर कोई फ्रूट्स को अगर हम लोग काट के रखते हैं तो कुछ देर बाद वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, खाने का चीज़ भी, तो वो होता है ऑक्सीडेशन, मीन्स ऑक्सीडाइज्ड हो जाना, और रिडक्शन जस्ट इसका अपोजिट होता है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? ये आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एंड removal of oxygen and addition of hydrogen is called as reduction reaction। तो क्योंकि यहाँ पे आयनिक कंपाउंड में आपको पता है मेटल्स क्या करते हैं? अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, है ना। जैसे हमने पढ़ा Na है, तो ये क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन is called as oxidation reaction। ये important है अभी के लिए। और दूसरा है reduction, तो just opposite, that is gain of electron। तो यहाँ पे अगर NaCl कंपाउंड है ना, NaCl, तो यहाँ पे देखिए सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो क्लोरीन एटम इसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और क्या बन गया? Cl-। तो यहाँ से क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन कैंसिल, मतलब Na+Cl मिलके क्या बना रहा है? Na+Cl-, है ना। मतलब आपको ये पता चला कि मेटल जो है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है
और नॉन मेटल का रिडक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ। तो ये जो रिएक्शन है साइमल्टेनियसली हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो इसी को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब आते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो लॉस हो रहा है बाय रिड्यूसिंग एजेंट मस्ट बी गेन बाय द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? तो देखिए, मेटल्स जितने होते हैं ना, दे आर रिड्यूसिंग एजेंट एंड नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा क्यों? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग समझ सकते हैं टिकट एजेंट की तरह। टिकट एजेंट क्या करता है? टिकट दूसरे का काटता है। उसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट है ना, तो ये खुद का रिडक्शन कराएगा और दूसरे को खुद का ऑक्सीडेशन कराएगा और दूसरे को रिड्यूस कराएगा। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स ये खुद का क्या कराएगा? ऑक्सीडेशन, और दूसरे को रिड्यूस मीन्स दूसरे को हेल्प करेगा रिडक्शन में। तो देखिए, मेटल क्या कर रहा है? सोडियम खुद का क्या हो रहा है? खुद ऑक्सीडाइज्ड हो गया, मतलब खुद का लॉस कराया और इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको? क्लोरीन को। यानी कि ये दूसरे को क्या करा रहा है? रिड्यूस, रिडक्शन में हेल्प करा रहा है। तो इसे कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अब आते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? तो जस्ट अपोजिट, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यानी कि दूसरे को ऑक्सीडाइज कराएगा और खुद क्या होगा? खुद हो जाएगा रिड्यूस्ड। जैसे क्लोरीन है, ये खुद क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। इट मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ इसका। तो सिंपल बस ये ध्यान में रखिएगा कि मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाई? बिकॉज मेटल्स गिव्स इलेक्ट्रॉन, है ना, दूसरे को इलेक्ट्रॉन देता है ना, गेन कराने के लिए। और नॉन मेटल ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पोटेशियम एंड क्लोरीन रिएक्ट टू फॉर्म कंपाउंड। ठीक है, और इसके बेसिस पे आपको बताना है कि ऑक्सीडेशन किसका होगा, रिडक्शन किसका होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन लिखेंगे। तो आइए, पोटेशियम रिएक्ट विथ क्लोरीन। आपको पता है क्लोरीन गैस है तो वो हमेशा मॉलिक्यूल Cl2 के फॉर्म में रहता है। प्रोडक्ट क्या बनेगा? KCl। अब चलिए हम लोग इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये 2। अब अगर हमें बताना है कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, तो कैसे बताएंगे? तो ऑक्सीडेशन के बारे में हमने अभी जाना कि loss of electron is called as oxidation reaction and gain of electron is called reduction reaction, है ना। अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? बेसिकली उस एटम का चार्ज होता है या फिर उसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। तो जब भी ऑक्सीडेशन होगा, कहाँ होगा ऑक्सीडेशन? जब इंक्रीज होगा, increase in oxidation number is called as oxidation reaction और just opposite हो जाएगा reduction, that is decrease in oxidation number। अब हम लोग oxidation number कैसे चेक करते हैं? तो सिर्फ हम लोग को चार्ज देखना है एटम का। तो जैसे कि अगर पोटेशियम की बात करें तो इस पे कोई चार्ज है नहीं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो 0 चार्ज है इसका। अब बात करें क्लोरीन का तो Cl2 के फॉर्म में इसका भी कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जब KCl जब एक कंपाउंड बना तो आपको पता है पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है। इट मींस 2881, मतलब पोटेशियम के पास आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी ये इलेक्ट्रॉन अपना ये लूज करेगा और क्लोरीन इसी एक इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करेगा, यानी कि पोटेशियम के पास पॉजिटिव और क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब हमें देख के बता सकते हैं ना किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। चलिए, तो यहाँ पे 0 से K+1
इट मीन 0 से +1 इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब पोटेशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। अब क्लोरीन 0 से -1 मतलब कम हुआ, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, इट इज कॉल्ड एज रिडक्शन रिएक्शन, ये हो जाएगा रिडक्शन। अब अगर हमें ऑक्सीडेशन हाफ या रिडक्शन हाफ लिखना है तो कैसे लिखेंगे, चलिए इसको भी जान लेते हैं। तो पोटेशियम K था, K से बना K+, मतलब पोटेशियम में क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो लॉस के लिए हम लोग इधर दिखाते हैं कि लॉस हो गया और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्योंकि अब ये इक्वेशन इस फॉर्म में ना, बैलेंस्ड फॉर्म में, तो उसी फॉर्म में हमको ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ भी लिखना है। क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम 2 है तो हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे, और यहाँ पे भी क्या है 2K+ है, तो इसका ये मतलब हुआ कि जब 2 पोटेशियम है तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ होगा एक एक पोटेशियम का, तो यानी कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। और हम ये इलेक्ट्रॉन के लॉस के भी अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम से इलेक्ट्रॉन का लॉस ही हुआ। या दूसरा तरीका है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब बात करते हैं क्लोरीन का, तो क्लोरीन से क्या बन रहा है, Cl से Cl-, तो यहाँ पे भी क्या है 2 क्लोरीन है और यहाँ पे 2Cl- बना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो 2, और कौन सा इलेक्ट्रॉन, जो पोटेशियम लॉस किया वही तो ये ऐड हुआ इसमें, तो ये हो जाएगा क्या रिडक्शन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का, और दूसरे टर्म्स में इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में बता सकते हैं कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन रिएक्शन, है ना। तो ये दोनों हो गया। अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा। तो हमने अभी बताया है थोड़ी देर पहले कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, मेटल्स, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नॉन मेटल्स। क्योंकि मेटल्स क्या प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रॉन्स देता है ना, किसी और को रिड्यूस कराने में, तो जो किसी और को रिड्यूस करा रहा है इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, और जो किसी और को ऑक्सीडाइज कराएगा और खुद रिड्यूस होगा उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे पोटेशियम ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, और क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये दोनों भी हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है डिवाइड द फॉलोइंग रिएक्शन इनटू ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। ये रिएक्शन लिखा हुआ है, इसमें आपको ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन हाफ, रिएक्शंस लिखना है बस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये करते हैं, सेकंड वाला। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, Zn प्लस Cu प्लस 2 से Zn प्लस 2। ठीक है, अगर आप लोग इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में नहीं बता पा रहे बट चार्ज तो देख सकते हैं कि यहाँ पे चार्ज क्या है 0 है, और यहाँ पे क्या हो रहा है +2, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज हुआ किसका, ऑक्सीडेशन नंबर का, और यहाँ पे +2 था, +2 से 0 हो गया, मतलब ये क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड एज रिडक्शन रिएक्शन, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बस इतना ध्यान में रखना है, फिर तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब चलिए आपको क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ, कि ऑक्सीडेशन में क्या रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। तो ऑक्सीडेशन हाफ क्या हो रहा है, जिंक से Zn प्लस 2, मतलब जिंक में से क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो +2 इलेक्ट्रॉन। अब कॉपर में क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, तो Cu प्लस 2 में 2 इलेक्ट्रॉन जो लॉस किया वही है, क्या किया, कॉपर, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और बना कॉपर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और जब हम लोग इस इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करते हैं ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो ओवरऑल जो रिएक्शन है वो यही आना चाहिए। तो ये आप लोग क्रॉस चेक भी कर लेंगे
ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको ऐड करेंगे तो दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन माइनस कट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा जिंक प्लस Cu+2 गिव्स Zn+2 प्लस कॉपर। तो ये हो गया। इस तरह से सारा क्वेश्चंस आप लोग खुद से करेंगे और अगर नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट। आयनिक बॉन्ड तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? जब भी कोई मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और नॉन मेटल जो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उस बॉन्ड को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। अब बात करते हैं दूसरे टाइप का केमिकल बॉन्ड जिसका नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जब भी बॉन्ड बनता है शेयरिंग से, और वो भी कैसा शेयरिंग? म्यूचुअल शेयरिंग। इसको एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज ऑक्सीजन के बारे में आप लोग जानते हैं ना। ऑक्सीजन ये हमेशा कैसा रहता है? O2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है। तो चलिए हम लोग पहले इसका इलेक्ट्रॉन डॉट बना लेते हैं। 2 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, यानी कि इसके पास आउटर मोस्ट में कितने हैं? 6 है, इसके पास भी 6 है। सेम एटम है तो सेम साइन दिखा सकते हैं। तो देखिए अब ये ऑक्सीजन सिंगल एटम जो है वो स्टेबल नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं है? क्योंकि इसके पास आउटर मोस्ट में 6 है, लेकिन इसको स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए दोनों को। तो ये क्या करता है? ये अपने ही जैसे ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है। और कैसा बॉन्ड? तो इस बॉन्ड को बोलते हैं शेयरिंग। शेयरिंग से बॉन्ड फॉर्म करता है। कैसे? क्योंकि ये बोलेगा, लेट्स इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 2 फ्रेंड है, ठीक है। एक मान लीजिए राम है और एक रोहित है। 2 फ्रेंड है और इन दोनों को खरीदना है एक चॉकलेट जिसका दाम है लेट्स सपोज 20 रुपीज़ का है। और इन दोनों को ये चॉकलेट खरीदना है और लेट्स सपोज इन दोनों के पास सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज़ है। ठीक है, अब इन दोनों को खरीदना है चॉकलेट जो कि 20 का है। तो ये लोग क्या करेंगे? ये दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं, एक जैसे नेचर के हैं, तो बोलेंगे चलो हम लोग दोनों शेयर करते हैं, पैसा मिलाते हैं और फिर हम लोग चॉकलेट खरीद के हाफ बांट लेंगे। तो ठीक उसी तरह से ये भी है, दोनों को स्टेबल होना है तो दोनों क्या बोलेगा? चलो 2 इलेक्ट्रॉन तुम हमको अपना दो, 2 इलेक्ट्रॉन हम तुमको अपना देते हैं और दोनों का ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी दोनों स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे होता है म्यूचुअल शेयरिंग। ठीक है, मतलब बराबर का भागीदारी। तो इसे कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, व्हेन बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है ना, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर और ये 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयर हो रहा है तो इसको बोलते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों? कोवेलेंट बॉन्ड का भी टाइप होता है, हम लोग देखेंगे अभी। तो कोवेलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन देख लीजिए। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 or more pair of electron is called as covalent bond। और इससे जो कंपाउंड फॉर्म हुआ उसको बोलेंगे कोवेलेंट कंपाउंड। हाँ, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो कितने टाइप्स के होते हैं? एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल और ट्रिपल भी हो सकता है। सिंगल कैसे? लेट्स सपोज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन है तो दोनों हाइड्रोजन के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन होगा और हाइड्रोजन के पास टेंडेंसी होता है कि ये हीलियम की तरह अचीव कर सकता है अपना नोबेल गैस, क्योंकि हीलियम के पास क्या होता है? आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है। तो इसको स्टेबल होने के लिए ये चाहता है कि चलो हम लोग दोनों भी क्या करते हैं? दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, इसके आउटर मोस्ट में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और इसके आउटर मोस्ट में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर इसका न्यूक्लियस है तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है और एक और जो हाइड्रोजन है जिसके पास 1 ही प्रोटॉन है, तो ये दोनों क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर। इट मीन्स इसके आउटर मोस्ट में भी क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों क्या किया? शेयरिंग कर लिया। तो ये होता है क्योंकि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग हो रहा है ना, तो इसीलिए कहते हैं इसे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब डबल कोवेलेंट बॉन्ड का हमने एग्जाम्पल दिया अभी, दैट इज ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग हो रहा था। अब बात करते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? नाइट्रोजन,
है ना, क्योंकि देखिए नाइट्रोजन में क्या है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, इट मीन्स 2,5। तो चलिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब चलिए, अब नाइट्रोजन को स्टेबल होने के लिए इसका खुद का क्या है 5 है, इसको 3 और चाहिए, तो ये नाइट्रोजन से शेयर कर लेगा। और देखिए इसका खुद का 5 प्लस इसको 3 बगल वाले नाइट्रोजन से मिल रहा है, यानी टोटल हो गया ना 8। और उसी तरह से इसका भी 8 हो गया, यानी दोनों का दोनों स्टेबल हो गया। अब ये एक मॉलिक्यूल का फॉर्म ले लिया ना। अब यहाँ पे क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग हो रहा है ना, 3, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर 2 और ये 3, तो इसीलिए कहते हैं ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, अब आते हैं कोवेलेंसी क्या होता है। तो जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो कोई भी एक एटम अपना कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है शेयरिंग में, ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे डोनेशन तो नहीं होता है, शेयरिंग होता है, तो कोई भी एटम कितना अपना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कर रहा है शेयरिंग में, वो हो जाता है उस एटम का कोवेलेंसी। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन में पता है कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है दोनों हाइड्रोजन, तो कोवेलेंसी क्या हो जाएगा हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा। अब बात करें नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, तो एक नाइट्रोजन अपना 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो इसका कोवेलेंसी हो जाएगा 3। अब बात करें कार्बन की, तो कार्बन में आउटर मोस्ट में कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन है, और ये भी शेयरिंग करता है। लेट सपोज अगर H है तो ये क्या बन गया मीथेन। तो क्योंकि कार्बन अपना 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो कार्बन का कोवेलेंसी कितना हो जाएगा, कार्बन का हो जाएगा 4, बट हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 ही रहेगा, क्योंकि ये अपना 1 ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये हो गया कोवेलेंसी का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं नेक्स्ट, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है शेयरिंग होता है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप ए और बी जब मिल रहा है, तो देखिए ए के पास आउटर मोस्ट में, मतलब आउटर मोस्ट में कितने 1 2 3 4 5 6 7 है, और इसके पास भी 7 है, ठीक है। तो इसको स्टेबल होने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, ये एग्जांपल हो गया फ्लोरीन का ना, क्योंकि आपको पता है फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, दैट इज 2,7। तो इसके पास भी 7 है, इसके पास भी 7 है, लेकिन जब ये शेयरिंग कर लिया अपना इलेक्ट्रॉन, तो देखेंगे कि इसके आउटर मोस्ट में भी 8 हो गया और इसके आउटर मोस्ट में भी 8 हो गया, तो दोनों स्टेबल हो गया ना। बस यही था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो यहाँ पे आयंस तो नहीं बनता है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है, तो यहाँ पे होता है इतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये गैसियस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। क्यों, क्योंकि इसके पास वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब दो पार्टिकल्स के बीच ज़्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है। अब लेट सपोज अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन था तो 2 मिल गया है ना, शेयरिंग से बॉन्ड बना लिया, यानी कि जब ये बॉन्ड फॉर्म किया तो ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो गया ना, है ना। क्यों, क्योंकि इसके पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो गए। अब क्योंकि अब न्यूट्रल हो गया ना, तो यहाँ पे तो कोई चार्ज क्रिएट नहीं हुआ, तो इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये वीक है। अब नेक्स्ट, जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना, वो वोलेटाइल, मतलब कि वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाते हैं, और यही कारण है कि इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड। क्योंकि आयनिक कंपाउंड में आयंस है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे आयंस नहीं है, बस शेयरिंग है, तो ये वीक होता है, और यही कारण है कि ये इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो देखिए हाइड्रोजन का हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, ये हो गया आउटर मोस्ट सेल इसका, और ये हो गया दूसरे हाइड्रोजन का, तो दोनों शेयरिंग करके दोनों स्टेबल बन गया। उसी तरह से फ्लोरीन का भी ये हो गया। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो देखिए पोलर कंपाउंड्स और नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी हमने पढ़ा है कोवेलेंट सिर्फ। तो कोवेलेंट में हमने देखा है जैसे N2 मॉलिक्यूल, O2 है ना, F2, H2, ये सब क्या है कोवेलेंट कंपाउंड्स। कैसे बनते हैं, ज़्यादातर
जब सेम एटम हो, है ना, और वो भी कैसा, नॉन मेटल्स। हमेशा ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा बनता है नॉन मेटल्स के बीच, ठीक है। क्या हो गया नॉन मेटल्स, ये भी फ्लोरीन हाइड्रोजन सारा नॉन मेटल्स है, तो नॉन मेटल्स के ही बीच बॉन्ड बनता है। और कैसा बॉन्ड, म्यूचुअल शेयरिंग के साथ, मतलब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो दोनों एटम शेयर कर लेता है। अगर सेम टाइप का एटम रहेगा, लेट्स सपोज नाइट्रोजन है, तो सेम टाइप का है, इट मीन्स दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिल्कुल बराबर है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी दोनों का बराबर है। तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं क्रिएट होगा, कोई डायपोल मोमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं बन रहा है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स है ना, दे आर वाटर इनसॉल्युबल। लेकिन व्हाई, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ये भी जाना कि H2O जो होता है वाटर, ये कैसा है, ये इसमें पोलैरिटी है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। इट मीन्स जो भी आयंस वाले होंगे वही वाटर में सॉल्युबल होंगे, तो यहाँ पे तो कोई आयंस नहीं बन रहा, इसलिए हम कहते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्योंकि ऑर्गेनिक कैसा है, वो भी इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो यानी उसमें ये सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक यही बात हो गई ना कि लाइक डिजॉल्व लाइक, मीन्स पोलर कंपाउंड है तो पोलर में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर कंपाउंड होगा तो वो नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा। अब नेक्स्ट, लोअर डेंसिटी देन वाटर। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए इसको हम लोग स्ट्रक्चर के बेसिस पे समझ सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हम बात करें मीथेन गैस की, ठीक है, CH4, वो भी क्या है, एक कोवेलेंट कंपाउंड है। और बात करें वाटर की, तो मीथेन जो है ना, उसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, 2 बॉन्ड प्लेन में होता है, एक अबव और एक बिलो होता है। लेकिन अब बात करें वाटर की, तो वाटर का शेप जो होता है वो बेंट होता है। तो अगर मान लीजिए हम इसका सेम वॉल्यूम लिए हैं, तो क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बड़ा है ना, तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, मतलब स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, मतलब मास इसका कम हो जाएगा एज कंपेयर टू वाटर। तो इसीलिए हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड इज लोअर देन वाटर। हाँ, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई आयंस नहीं है, तो क्योंकि पता है ना इलेक्ट्रिसिटी 2 ही रीजन से कंडक्ट कर सकता है, पहला मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर मूवमेंट ऑफ आयंस। तो यहाँ पे क्योंकि आयंस नहीं बन रहा है, तो दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आते हैं नेक्स्ट, पोलैरिटी। पोलैरिटी को समझने के लिए हम लोग अभी तक जितने भी कंपाउंड डिस्कस किए वो थे नॉन पोलर कंपाउंड। अब नॉन पोलर क्या होता है, जिसमें कोई पोलैरिटी डेवलप ना हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे ना नाइट्रोजन का, तो क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिल्कुल बराबर है, तो किसी का टेंडेंसी ज़्यादा नहीं है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का, मतलब यहाँ पे कोई चार्ज क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड। और नॉन पोलर कैसा, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। अब एक होता है पोलर कोवेलेंट कंपाउंड भी, तो उसको भी समझेंगे, बट नॉन पोलर आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इक्वली बिटवीन द 2 एटम, इक्वली शेयर्ड होगा। तो इसका रीजन क्या हो सकता है, या तो सेम एटम हो या फिर ऐसा एटम हो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो बहुत ही कम हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम मीथेन की बात करें, CH4, तो कार्बन और हाइड्रोजन का ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर होता है, मतलब कहा जाए तो थोड़ा सा इसका ज़्यादा होता है बट ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो मतलब कार्बन का टेंडेंसी ज़्यादा नहीं है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, तो यहाँ पे भी कोई चार्ज क्रिएट नहीं होगा, पॉजिटिव निगेटिव तो नहीं होगा, तो ये भी कैसा हो गया, नॉन पोलर। तो जितने भी नॉन पोलर होंगे वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे, है ना, वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे, ये कंडक्ट नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, और ये सॉल्युबल किस में हो जाएंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, है ना। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट। तो लिखा हुआ है द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन डिसिमिलर एटम कैन ऑल्सो बी नॉन पोलर। ये मैंने अभी बताया ना, जैसे CH4, इफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज वेरी लिटिल,
अगर कम हुआ तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सेम एटम के बीच है तभी वो नॉन पोलर होगा, ये भी नॉन पोलर हो सकता है। और एक और मॉलिक्यूल है दैट इज CCl4। इसका रीज़न क्या है नॉन पोलर होने का, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, बट आगे चलते हैं कि पोलैरिटी क्या होता है। ठीक है, तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो जब भी अगर बॉन्ड बन रहा है किसी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच, तब वो होता है पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। मतलब वहाँ पे पोलैरिटी आ जाती है। पोलैरिटी मीन्स एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव चार्ज आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले है ना एक ऑर्डर आप लोग लिख लीजिए, ये बहुत आपको काम आएगा। और ये ऑर्डर है किसका, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। तो क्या है, सबसे पहले लिखिए फोन, FON फोन, कलबर, कलबर, और जैसे ICSE बोर्ड है ना, ICSE, तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, I को लिखना है ISC और H, बस। अब चलिए ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे मैक्सिमम, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, और फिर क्लोरीन और उधर। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है ना कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर ज़्यादा है, लेट सपोज अगर बॉन्ड बना रहे हैं फ्लोरीन और हाइड्रोजन में, तो आपको दिखेगा इनके बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो यानी कि ऑल्दो यहाँ पे कैसा हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड जो बना है वो शेयरिंग से ही बना है, बट क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और यहाँ पे दोनों क्या है, दोनों ही नॉन मेटल्स ही हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और इससे अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ तो इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब क्योंकि इस कंपाउंड में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया ना, तो ये क्या हो गया, एक पोलर कंपाउंड। और यहीं से आता है कॉन्सेप्ट डाइपोल मोमेंट का। तो डाइपोल मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज और स्लाइटली नेगेटिव चार्ज हो, इसको बोलते हैं डाइपोल मॉलिक्यूल। तो ये क्या है, डाइपोल मॉलिक्यूल ही हो गया ना। और हम लोग एरो दिखाते हैं कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है ज़्यादा, तो वो एटम की तरफ दिखाते हैं एरो। तो ये हो गया डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। अब आते हैं कि आयोनाइजेशन क्या होता है। व्हाट इज आयोनाइजेशन, द प्रोसेस बाय विच, ये क्या था, कोवेलेंट मॉलिक्यूल था। कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड टू आयंस, है ना, अब ये आयंस में बन गया, तो इसीलिए कहते हैं इस प्रोसेस को ही बोलते हैं आयोनाइजेशन। आई होप पोलर कंपाउंड में समझ में आ गया। अब देखिए कार्बन और हाइड्रोजन, इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर है, तो इनके बीच जो बॉन्ड बन रहा है वो नॉन पोलर है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी किसी का ज़्यादा नहीं है। अब वही बात करें H2O, वाटर में क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन का ज़्यादा टेंडेंसी है, इसीलिए ये पोलर कंपाउंड हो जाता है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, और क्या क्या कंडीशंस है। हाँ, नॉन पोलर एटम्स विथ एटलीस्ट 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, है ना, क्योंकि आपको पता है कार्बन, जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो कार्बन ग्रुप 14 में से इसके पास कितना है आउटर मोस्ट में, 4 है, और ये क्या है, नॉन मेटल है। फिर कार्बन के बाद क्या आता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसके पास क्या है, इसके पास बढ़ रहा है ना, 5 हो गया इसके पास 6 हो गया, इसके पास 7 हो गया, तो एटलीस्ट इतना होना चाहिए। एक्सेप्शंस भी है, ये सब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक ही है बट स्टिल वो नॉन मेटल है तो कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। उसी तरह से बोरोन, एल्यूमिनियम और बेरियम भी। अब दूसरा कंडीशन क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए दोनों का। क्यों, क्योंकि दोनों नॉन मेटल है और नॉन मेटल्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा ही होता है। फिर हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट, मतलब अगर उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करे तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, और वो कौन करता है, ऑब्वियसली नॉन मेटल्स करते हैं। अब बात करें हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, आपको पता है नॉन मेटल में हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है इलेक्ट्रॉन को लॉस कराने में, यानी कि दोनों का आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होना चाहिए। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी हाई, मतलब नेग्लिजिबल होना चाहिए,
मतलब क्योंकि दोनों का ज़्यादा है यानी कि नेग्लिजिबल होना चाहिए। अगर मान लीजिए डिफरेंस आता है तो वो हो जाएगा पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। अब नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। आप देखेंगे ग्रुप 1 से यहाँ पे 17 तक किया गया है, तो आप देखेंगे कि पहला जो ग्रुप 1, 2, 3 ये सब क्या बनाता है, आयनिक कंपाउंड, क्योंकि ये मेटल है तो ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन क्या है नॉन मेटल, तो इसके साथ आयनिक कंपाउंड बनाएगा। उसके बाद ग्रुप 4 से इधर कोवेलेंसी बढ़ते जाता है तो ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ। जैसे हम अभी बात कर रहे थे ना नॉन पोलर कंपाउंड की, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड और पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। देखिए अब कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट कंपाउंड वही हो गया कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड है ना कोवेलेंट बॉन्ड, ये किसके बीच लग रहा है, दो एटम के बीच लग रहा है। अगर हम बात करें वो भी कैसा एटम, सेम टाइप का या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ही कम हो तब। फॉर एग्जाम्पल अगर सेम टाइप का एटम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई पोलैरिटी चार्ज क्रिएट नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा नॉन पोलर। तो इनके बीच जो बॉन्ड बन रहा है ना ये शेयरिंग से, म्यूचुअल शेयरिंग से, इस बॉन्ड को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड और कंपाउंड को कोवेलेंट कंपाउंड। लेकिन आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल की बात हुआ, वो भी किसका, नाइट्रोजन, 1 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें। अब मान लीजिए कंटेनर में आप नाइट्रोजन गैस रखे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे नाइट्रोजन गैस होंगे, है ना। तो अब ये वाले जो नाइट्रोजन, इसके अंदर कैसा है, दो एटम के बीच कोवेलेंट बॉन्ड है, बट ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का, इन दोनों के बीच कैसा अट्रैक्शन है और ये कैसे फिर साथ में, वो अट्रैक्शन को क्या बोलेंगे, तो उस अट्रैक्शन को बोलते हैं वैन डर वाल फोर्सेस। इसको बोलते हैं, ये हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे बट फिर भी थोड़ा कॉन्सेप्ट में दे दूं आपको, वैन डर वाल फोर्स। और ये फोर्स क्या होता है, वीक फोर्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज तो क्रिएट नहीं हुआ, बट कैसे फिर एक जैसे मॉलिक्यूल साथ में रहते हैं, तो इसका रीज़न ये है ना कि यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लक्चुएशन। मतलब लेट सपोज अगर हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें फिक्स नंबर है ना इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, लेकिन फिर इसमें कैसे चार्ज क्रिएट हो जाता है, तो इसमें इस तरह से होता है, देखिए एन एक और मॉलिक्यूल बना दिए। हाँ अब देखिए यहाँ पे देखिए कुछ समय के लिए ऐसा होता है ना कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, है ना, मोबाइल इलेक्ट्रॉन से मूवमेंट होता है, तो एक ऐसा टाइम आता है कि एक इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा एक साइड हो जाते हैं और एक तरफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, मतलब फ्लक्चुएशन होता है इलेक्ट्रॉन का। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक साइड जब आ गया कुछ सेकंड के लिए ही, तो देखेंगे इस तरफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इधर क्या हो गया, कम हो गया इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे पोलैरिटी आ गया, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा उधर कैसा हो जाएगा निगेटिव, और जिधर इलेक्ट्रॉन कम होगा उधर आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब मान लीजिए इसके पास एक और मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन का, तो ये खुद ब खुद दूसरे मॉलिक्यूल में पोलैरिटी क्रिएट कर देता है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है ना वो क्या करेगा, जो भी इलेक्ट्रॉन इसके पास है ये क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इधर से इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, सेम चार्ज है तो रिपेल करेगा ऑब्वियसली, तो इधर वाला जो भी इलेक्ट्रॉन है वो इधर आ जाएगा, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये अट्रैक्शन को ही बोलते हैं वैन डर वाल फोर्स, जिसको लंदन फोर्स भी बोलते हैं, वो बाद में जानेंगे, बट अभी ये समझ लीजिए कि दो मॉलिक्यूल्स कैसे रहते हैं, वैन डर वाल फोर्स, और ये कैसा फोर्स है, वीक है, ठीक है, क्योंकि ये टेम्पररी डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो गया ना, टेम्पररी की मूवमेंट के कारण। अब बात करते हैं पोलर कोवेलेंट कंपाउंड की। तो पोलर है, इट मीन्स आपको समझ में आ रहा है कि अगर हम HCl की ही बात करें तो H है और Cl है,
क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव, 2 पोल क्रिएट हो गया, पॉजिटिव निगेटिव। तो वही अब मान लीजिए अब दूसरा H2O मॉलिक्यूल रहेगा तो इधर H और Cl रहेगा, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस तरह से मॉलिक्यूल्स रहते हैं। तो इनके बीच जो अट्रैक्शन हो रहा है इसको वैन डर वाल्स फोर्सेस, और इसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, इसका ज़्यादा होगा वैन डर वाल्स फोर्सेस और इसका कम होगा। इसका ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी क्रिएट हो जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्पररी ही हो रहा है बस ये। अब हम लोग कुछ मॉलिक्यूल्स को विजुअलाइज करेंगे सिमुलेशन के थ्रू। कौन कौन से, क्लोरीन, वाटर, अमोनिया और कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब बात ठीक है, उसको देखने से पहले हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में जान लेते हैं कि ये पोलर है कि नॉन पोलर है। तो चलिए CCl4 की बात कर रहे हैं। तो कार्बन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। चलिए 4 ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4। अब 4 क्लोरीन है और क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, 7 है। 1 2 3 4 6 7, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 7 1 2 3 7। ठीक है, अब यहाँ पे बॉन्ड कैसे बनेगा, क्योंकि दोनों नॉन मेटल है तो शेयरिंग से बनेगा, है ना। इससे शेयरिंग कर लेगा तो इसके पास 4 खुद का, एक 5 इससे करेगा तो 4 और ये 6 हो गया। फिर ठीक उसी तरह से इसके साथ भी करेगा शेयरिंग और इसके साथ भी शेयरिंग। तो ये 4 क्या हो गया, इसका कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। अब क्लोरीन और हमने देखा ना फोन, कल्बर और लास्ट में हाइड्रोजन, है ना, ISCH आता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पे तो ज़्यादा है, तो यानी कि क्लोरीन का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का ज़्यादा हो जाएगा, है ना, ज़्यादा हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज। उसी तरह से इधर भी डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, इधर निगेटिव और इधर भी निगेटिव और इधर भी निगेटिव। तो आप बोलेंगे ये तो क्या होना चाहिए, पोलर कंपाउंड होना चाहिए, क्योंकि पोलैरिटी है, इसके पास पॉजिटिव आ गया और चारों तरफ से क्या है, निगेटिव है। बट ये होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर, ये बेसिकली होता है स्ट्रक्चर के कारण, क्योंकि जब इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे तो आप देख रहे हैं कि इधर जितना पुल कर रहा है इलेक्ट्रॉन इधर भी कर रहा है, तो एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसिल आउट कर दे रहा है। अब बात करें ऊपर भी क्लोरीन है नीचे भी, तो दोनों इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो जितना इधर ले रहा है ये इधर भी ले रहा है, मतलब एक दूसरे का इफेक्ट को ये कैंसिल कर दे रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि इसमें कोई पोलैरिटी क्रिएट नहीं होता है और इसलिए ये क्या है, एक नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक है, चलिए अब हम लोग विजुअलाइज कर लेते हैं। देखिए, तो हमने जैसे देखा अमोनिया, तो अमोनिया का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट में कितने, 5 है, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया और 2 हो गया इसका लोन पेयर, इसको लोन पेयर बोलते हैं। लोन पेयर क्या होता है, ऐसा इलेक्ट्रॉन का पेयर, एक जैसे ये एक लोन पेयर है, लोन पेयर मीन्स लोन अकेला है, मतलब शेयरिंग में पार्ट नहीं लिया है, और पेयर इसलिए कि इलेक्ट्रॉन है तो पेयर में है। तो ये लोन पेयर, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डज नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, बॉन्ड में पार्ट नहीं लिया है, इसको लोन पेयर। अब जैसे हम बात करें CO2 की, तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, आपको दिख रहा है कार्बन और दोनों तरफ बॉन्ड बना है, डबल बॉन्ड किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, है ना। तो ये हो गया CO2 की बात। अब बात करें CH4 मीथेन की, तो ये क्या होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये कार्बन है, हाइड्रोजन, 2 प्लेन में, एक अबव और एक बिलो। अब बात करें वाटर की, तो देखिए इसका जो शेप होता है वो बेंट शेप होता है, इस तरह का, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब आते हैं नेक्स्ट, हाँ CCl4, तो ये क्या हो रहा है कि एक दूसरे का इफेक्ट को ये कैंसिल आउट कर दे रहा है, तो इसीलिए ये क्या होता है, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, है ना। ये भी आप देख सकते हैं, ये कार्बन है, ये Cl, Cl, Cl और Cl।
तो ये बात हो गई कोवेलेंट कंपाउंड की। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करते हैं सबसे लास्ट टाइप ऑफ बॉन्डिंग, जिसे कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड क्या होता है? तो जब भी बॉन्ड फॉर्म हो एक ऐसे एटम के साथ जिस एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और वो एटम अपना दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है एक ऐसे आयन के साथ जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हो, तब हम कहते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब ये जो बॉन्ड है ना, ये पूरा का पूरा कोवेलेंट नहीं है और ना ही पूरा का पूरा आयनिक है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये को आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, और जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है तो वो किसके बीच होगा? वो हमेशा आयन कौन सा आयन? कटायन, मतलब पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव लिखने का मतलब, लेट सपोज अगर H लिख रहे हैं तो यानी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है। क्यों? क्योंकि देखिए इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और ये इलेक्ट्रॉन जब लूज कर दिया तो H+ आयन बना, और ये H+ आयन क्या है? हाईली अनस्टेबल। मतलब हाइड्रोजन को स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। तो ये हो गया कटायन। या फिर और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि Mg2+, है ना। तो ये सब भी क्या हो गया? कटायन हो गया। तो एक ऐसा आयन जिसके पास इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हो और एक ऐसा एटम जिसके पास वो अपना स्टेबिलिटी अचीव कर लिया है और उसके पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तब बनता है क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इसको ना एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। लेट सपोज आपके पास एक बीकर है और बीकर में आपने वाटर रखा है। ठीक है, वाटर है, पानी। अब यहाँ पे आपने कुछ ड्रॉप एसिड का डाला है और वो एसिड है HCl एसिड। ठीक है, तो आपको पता होगा कि एसिड जो है जब हम लोग वाटर में एक्वा सॉल्यूशन में से डालते हैं तो आयंस में ब्रेक होता है, दैट इज H+ और Cl- बनेगा। मतलब इस बीकर में H+ और Cl- आयन होगा। अब देखिए, अब हम लोग ड्रॉ करते हैं सबसे पहले ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है। 1 2 3 4 5 6। अब हाइड्रोजन के पास, दो हाइड्रोजन है वाटर में। हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा? 2 नॉन मेटल है, यानी कि म्यूचुअल शेयरिंग होगा। यहाँ पे शेयरिंग हो गया और ये बना क्या? कोवेलेंट बॉन्ड। ये दोनों क्या हो गया? कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 लोन पेयर। किसका? ऑक्सीजन का 2 लोन पेयर है ना। लोन पेयर तो मैंने बताया जो कि पार्टिसिपेट ना करे बॉन्डिंग में। अब इसके पास लोन पेयर है, ये अपना ऑक्टेट भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे इसको दिखा क्या? H+। तो H+ क्या बोलेगा? मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दो, तब मैं स्टेबल हो जाऊंगा। तो ये ऑक्सीजन बोलता है अच्छा रुको, मैं तुम्हें अपना दोनों इलेक्ट्रॉन देता हूँ और तुम्हारे साथ बॉन्ड फॉर्म करता हूँ। और इसी बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इसी बॉन्ड को बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसको क्या बोलते हैं? कोआयनिक बॉन्ड भी। ठीक है, या फिर डेटिव बॉन्ड, ये इसका नाम हो गया। तो देखिए यहाँ पे जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपना इसको शेयर किया तो क्या हो रहा है कि पॉजिटिव चार्ज तो अभी भी मेंटेन है ना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से ग्रुप को नहीं मिला, ये वाटर ऑक्सीजन ही अपना दिया। तो यानी कि हम कहेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा? OH, अपना ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इस पे ओवरऑल चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव। ये दोनों क्या हो जाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड, और ये हो जाएगा डेटिव बॉन्ड। तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आता है एग्जाम में, तो आप बना लेंगे। ठीक है, और हम लोग ना बेसिकली इस तरह से लिखते हैं H3O+। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। और हम लोग इसको इस तरह से इसलिए लिखते हैं ना, क्योंकि देखिए वहाँ पे तो नहीं है कि ऑक्सीजन को पता है अच्छा हाँ इस हाइड्रोजन के साथ ही हमको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है, ये दोनों हाइड्रोजन के साथ हमको कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है, ये तो उसको पता नहीं है ना। तो
इसीलिए बॉन्ड जब बन जाएगा तब हम लोग नहीं बोल सकते कि कौन सा आयनिक बॉन्ड है, कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है, बट स्टिल हम इतना बोल सकते हैं ना कि दो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और एक आयनिक बॉन्ड। अब आते हैं, ये वाला हाइड्रोनियम आयन समझ में आ गया कैसे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किया। अब आते हैं दूसरा एग्जांपल, दैट इज अमोनियम आयन। तो लेट सपोज आपके पास अमोनिया है, दैट इज NH3। अमोनिया क्या है? एक बेस है, ठीक है, एसिड बेस, थर्ड चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे। और मैंने एसिड बेस का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है मिधा गुरु के यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो अगर बेस में हम एसिड डालते हैं, ठीक है, बेस में एसिड डालें, लेट सपोज HCl ही डालें, तो क्या होगा? ये भी आयंस में ब्रेक करेगा, है ना। कौन से आयन में? H+ और Cl-, यानी कि फिर से हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट हो जाएगा। तो कैसे होगा? तो चलिए हम लोग NH3 का पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। एंड नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 हैं, 1 2 3 4 5। अब बात करें, 3 हाइड्रोजन है अमोनिया में, तो 3 हाइड्रोजन, और तीनों हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? क्योंकि दोनों नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल्स के बीच क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग होगा यहाँ पे। तो चलिए ये शेयरिंग से बॉन्ड बना लिया। ये इस तरह से था अमोनिया। अब यहाँ पे इसको मिल गया H+ आयन। इसको क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो नाइट्रोजन बोलेगा रुको, मैं तुम्हें अपना दोनों इलेक्ट्रॉन देता हूँ। तो ये क्या करेगा? ये दोनों अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, यानी कि एक स्टेबल कंपाउंड बन गया, और इसी को बोलते हैं अमोनियम आयन, दैट इज NH4+। अब इस तरह से इसको हम इसीलिए लिखते हैं ना, क्योंकि बॉन्ड बनने के बाद तो हम नहीं बोल सकते कि कौन से हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बनाया है, किसके साथ डेटिव बॉन्ड बनाया है, इसलिए हम लोग इस तरह से लिखते हैं। बट इलेक्ट्रॉन डॉट आएगा तो आप इस तरह से लिखेंगे और बाहर में पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट। कंडीशंस, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। 2 कंडीशन, पहला कि एटम शुड हैव एटलीस्ट 1 लोन पेयर, एक या एक से ज़्यादा हो सकता है, बट एक लोन पेयर तो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये। फिर अदर एटम शॉर्ट होना चाहिए, किसका? एटलीस्ट एक लोन पेयर का, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शॉर्टनेस होना चाहिए उसमें, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो ये दोनों हो गया इसका कंडीशन। अब नेक्स्ट अमोनियम, ये तो हमने पहले भी सीख लिया। अमोनियम क्लोराइड, अगर मान लीजिए NH4 है ना, अमोनियम आयन NH4, और इसमें एसिड मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड बनेगा। तो अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा कंपाउंड है ना जिसमें तीनों बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, मतलब इसमें आयनिक बॉन्ड भी होगा, कोवेलेंट बॉन्ड भी होगा और डेटिव बॉन्ड भी होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए कोवेलेंट तो हमने सीख लिया, डेटिव भी हमने देखा, और अमोनियम क्लोराइड क्योंकि यहाँ पे गैस था ना, हमने अमोनिया गैस में क्या किया? एसिड जब ऐड किए तो क्या हो रहा है? NH4+ बना, और यहाँ पे Cl- भी तो है, तो ये क्या बन गया? अमोनियम क्लोराइड एक कंपाउंड बन गया। तो यहाँ पे है पॉजिटिव निगेटिव, तो यानी जहाँ पॉजिटिव निगेटिव के बीच कंपाउंड बनता है, सॉरी बॉन्ड बनता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड, है ना। तो ये हो गया, तीनों बॉन्ड इसमें एग्जिस्ट करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं नेक्स्ट। तो वाटर के बारे में भी हमने सीख लिया, है ना। वाटर में H+ ऐड किए तो ये बना हाइड्रोनियम आयन। तो स्टूडेंट्स, आज का क्लास हमारा केमिकल बॉन्डिंग में यही ख़त्म होता है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। और स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मिधा गुरु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।